मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि अपने मनोविज्ञान की क्लासेस अपने स्टार्ट कर रखी है और मनोविज्ञान की क्लासेस के अंदर मैंने आपको सबसे पहले 2 वीडियोस के अंदर मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया और फिर अपने बहुत ही शानदार और जानदार जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको अपने स्टार्ट कर रखा है अधिगम, जिसके अंतर्गत ये अधिगम का दूसरा वीडियो है, मतलब पार्ट नंबर 2 है। अधिगम का पार्ट फर्स्ट जिसके अंदर अपने क्या कुछ पढ़ा है, जिसके अंदर अपने अधिगम का ये पार्ट सेकंड है। कहने का मतलब अधिगम के पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने अधिगम का अर्थ जानने का, शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास किया और अपने जानने का प्रयास किया कि अधिगम किसे कहेंगे और किसे अधिगम नहीं कहेंगे, कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मैंने आपको बेटा बताने का प्रयास किया कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी परिवर्तन होता है जिसको परमानेंट चेंज कहते हैं, और एक होता है अस्थायी परिवर्तन जिसको टेम्परेरी चेंज कहते हैं, और एक होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जिसको रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहते हैं। तो मैंने ये बताया था कि अधिगम की जो प्रकृति है वो पूर्णतः स्थायी नहीं होकर अपेक्षाकृत स्थायी होती है। मतलब स्थायी अधिगम की प्रकृति पूर्णतः स्थायी नहीं होकर अपेक्षाकृत स्थायी होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ज्ञान जो है एक बार पढ़ने के बाद कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता। अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब ये होता है कि अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो उस ज्ञान को और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें अपने बेटा कर चुके हैं। अब अपने लास्ट के अंदर जैसे अस्थायी परिवर्तन के अंदर अस्थायी जो परिवर्तन है वो अल्प समय के लिए आते हैं, कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में अपने जानने का प्रयास किया। तो कारक जैसे कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताए हैं। देखो, कई बार प्रश्न इससे पूछा जाता है कि अस्थायी परिवर्तन जो किन किन कारणों से होता है, तो मैंने आपको कोशिश की लिखवाने की, जैसे बीमारी है, थकान है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, मादक पदार्थ है या परिपक्वता है। अगर इनसे पूछा जाए कि बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या अधिगम कहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। बीमारी है, चाहे संवेग है, चाहे मूल प्रवृत्ति है, चाहे मादक पदार्थ है, चाहे परिपक्वता है, इनके कारण होने वाले जो परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन हो गए। इनके द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। और किसके द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, अभ्यास के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, और प्रशिक्षण के द्वारा होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। अब चलते हैं बेटा कि अपने बात करें कि बहुत ही लॉजिकल जो टॉपिक जो रहता है वो रहता है अधिगम और परिपक्वता के अंदर क्या संबंध है, कि अपने जानने का प्रयास करें कि अधिगम और परिपक्वता के अंदर क्या संबंध है। तो आज वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वीडियोस के अंदर अधिगम के अंदर अधिगम और परिपक्वता के अंदर क्या संबंध है, अधिगम एवं परिपक्वता, जिसको अपने मैच्योरिटी या मैच्योरेशन बोल सकते हैं, परिपक्वता में संबंध। तो इसके अंदर कुछ बातें जो मैंने पहले भी बता दी है और कुछ आपको मैं बता रहा हूँ और साथ साथ में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बात इसमें ये ध्यान रखना है कि परिपक्वता के कारण, परिपक्वता जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, मैच्योरिटी, इसको अपने बोलते हैं मैच्योरिटी। परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या नहीं कहते बेटा, अधिगम नहीं कहते। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये ऐसे परिवर्तन हैं जो अल्प समय के लिए आते हैं, और कौन से मन के अकॉर्डिंग आते हैं, अचेतन मन के। तो इसको क्या नहीं कहते बेटा, अधिगम नहीं कहते, अधिगम नहीं कहते हैं। बात समझ में आई, कारण भी बता दिया मैंने। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। दूसरी बात है कि परिपक्वता जो है वो अधिगम में सहायक है। परिपक्वता जो है वो अधिगम में सहायक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कोटेक्शन के अंदर निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति को पूर्णतः ज्ञान होना जरूरी है। देखो, परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। दूसरी बात मैंने बताया कि बेटा कि परिपक्वता अधिगम में सहायक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई व्यक्ति परिपक्व होगा, अगर कोई व्यक्ति परिपक्व होगा तो उसको सीखने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक 2 वर्ष का बालक है और एक 25 वर्ष का व्यक्ति है, तो किसका अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा सीख सकता है? तो क्योंकि जो परिपक्व नहीं है तो उसको सीखने में समस्या रहेगी। तो कहने का मतलब जो 25 वर्ष का व्यक्ति है वो अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ये अपने बातें प्रयास किया। तो अधिगम और परिपक्वता, देखो अधिगम क्या है, देखो एक बार मैं परिभाषा बताने का प्रयास करूँ तो अधिगम का मतलब क्या होता है कि चेतन मन के फलस्वरूप, देखो बेटा मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया कि चेतन मन के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जो किसके कारण होंगे, अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के दौरान होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। और परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर या मानव के अंदर होने वाले ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समयावधि के दौरान स्वतः ही परिलक्षित होंगे, अपने आप ही परिलक्षित होंगे, जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा। कहने का मतलब जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा, इसका मतलब ये अचेतन मन के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे। तो उनको अपने क्या कहते हैं बेटा, परिपक्वता कहते हैं। तो अब अपने जानने का प्रयास करते हैं कि परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। तो अभी अपने जानने का प्रयास करते हैं बेटा, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। तो हेडिंग लगाइए, अधिगम व परिपक्वता में अंतर। अधिगम एवं परिपक्वता में अधिगम एवं परिपक्वता में अंतर। जैसे ही आप अंतर को कंप्लीट में बता दूंगा तो आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि किसे अधिगम कहेंगे और किसे परिपक्वता कहेंगे। तो थोड़ा ध्यान दें। तो अपने कोशिश करते हैं अधिगम और परिपक्वता में अंतर जानने के लिए। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ अधिगम और एक तरफ मैं लिख देता हूँ परिपक्वता। इंग्लिश के अंदर भी अगर आप देखना चाहें तो अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं बेटा लर्निंग। क्या कहते हैं, लर्निंग। और अगर बात करें बेटा परिपक्वता की, तो परिपक्वता का मतलब मैंने अभी बताया आपको, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वो होता है परिपक्वता। अभी अपने इसके अंदर क्या कुछ कर रहे हैं बेटा, डिफरेंस जानने का प्रयास कर रहे हैं, अंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले अधिगम क्या है, तो बेटा इसके अंदर अगर पहला अंतर जाने तो अधिगम कौन सी प्रक्रिया होती है, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया बेटा, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अब देखो अर्जित प्रक्रिया का मतलब पहले भी अपने इस बात की चर्चा की है। अर्जित प्रक्रिया का मतलब होता है बेटा एक्वायर्ड प्रोसेस। अधिगम जो है वो एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है बेटा, अर्जित प्रक्रिया है। जबकि बात करें परिपक्वता की, जो परिपक्वता है बेटा वो जन्मजात है, बाई बर्थ है, जन्मजात प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है बेटा, जन्मजात प्रक्रिया है। आशा करता हूँ बाई बर्थ मतलब जन्मजात। एक बार फिर बता दूं कि अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, अर्जित प्रक्रिया है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति गर्भ से या पेट से सीख के नहीं आता कि जब बालक गर्भ के अंदर होता है तब से वो ये नहीं सीख के आता कि साइकिल चलाना या अन्य कोई भी जो बालक समाज के अंदर जो भी अनुक्रियाएं करता है उसके बारे में सीख के नहीं आता। कहने का मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें सीखता है बालक, जो नया व्यवहार सीखता है वो वातावरण के साथ अनुक्रियाओं के द्वारा, बालक वातावरण के साथ अनुक्रिया के द्वारा सीखता है। कहने का मतलब वातावरण के साथ जिस प्रकार का उसके आसपास का वातावरण होगा उसी के अनुसार बालक क्या करेगा, नवीन व्यवहार करेगा। तो अधिगम क्या है बेटा, एक अर्जित प्रक्रिया है। लेकिन परिपक्वता है वो जन्मजात प्रक्रिया है।
कहने का मतलब किसी भी बालक का जब जन्म होगा तो कुछ क्रियाएं जो होगी वो जन्म के उपरांत ऑटोमेटिक ही एक निश्चित समय अवधि के बाद ऑटोमेटिक ही दिखाई देगी। मतलब इसमें कि ये जरूरी नहीं है कि कहीं अभ्यास या अनुभव या प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो गया तो जन्म के उपरांत कुछ क्रिया ऐसी होगी जो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही क्या ऑटोमेटिक ही परिलक्षित होगी। वो प्रक्रिया कौन सी होगी बेटा? जन्मजात प्रक्रिया होगी। और जन्मजात प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? परिपक्वता कहते हैं। बात समझ में आई? तो दूसरी बात बेटा मैंने ये समझाने का प्रयास किया, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है जिसको अपने वातावरण के अनुसार प्राप्त करते हैं, जो भी अपने जिस प्रकार का व्यवहार सीखना चाह रहे हैं। और दूसरा परिपक्वता क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। जन्मजात प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कोई भी बालक है जन्म के उपरांत ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही स्वतः सीखेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण बेटा मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अधिगम जो होता है, अधिगम जो होता है बेटा वो चेतन मन के फलस्वरूप होता है। अधिगम जो होता है वो कौन से मन के फलस्वरूप होता है बेटा? चेतन मन के फलस्वरूप होता है। और चेतन मन के बारे में मैंने भली भांति आपको बता दिया। चेतन मन मतलब ऐसा मन जो वर्तमान के जो भी क्रियाएं जो करता है, जो नियंत्रण में है, वो सारी की सारी क्रियाएं कौन सी आती है? चेतन मन। और चेतन मन का मतलब होता है जो नियंत्रण होता है, जिस पे हमारा नियंत्रण होता है। अब कहने का मतलब कोई भी बालक है वो वही व्यवहार करता है हमेशा। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया भी है। कहने का मतलब है कि कोई भी बालक नया व्यवहार सीखता है अधिगम के दौरान, मतलब पूर्व के अंदर जो व्यवहार है उससे कुछ नया व्यवहार सीखेगा। तो कहने का मतलब चेतन मन के अनुसार, चेतन मन का मतलब होता है जिन पे हमारा नियंत्रण होता है। और कोई भी व्यक्ति या बालक या बालिका कोई भी व्यवहार सीखेंगे तो वो वांछित व्यवहार जो होगा वही सीखने का प्रयास करते हैं। जो अनुकूल जो होता है, जो उनको सीखने में आसानी हो, वही व्यवहार या अनुक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब अधिगम जो है वो किसकी देन है? चेतन मन की देन है। जबकि बात करें यहाँ परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता जो है वो अचेतन मन के फलस्वरूप है। कहने का मतलब ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वो निश्चित समय अवधि के दौरान ऑटोमेटिक ही स्वतः ही परिलक्षित होगी। तो आशा करता हूँ कि दो बातें आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है बेटा। अधिगम क्या है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जो लर्निंग जो है बेटा वो पर्सनल एंड सोशल प्रोसेस है। कहने का मतलब व्यक्तिगत है। कहने का मतलब कोई भी बालक जो है, कहने का व्यक्तिगत का मतलब है कि उसका जो पर्सनल है कि मतलब वो अपने चाहे तो कोई व्यवहार सीख सकता है, उसकी इच्छा पर है। क्योंकि अधिगम जो होता है वो वांछित प्रक्रिया है। और व्यक्तिगत का मतलब ये है कि कोई भी बालक जो है या बालिका है वो मतलब उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, उसकी इच्छा के निर्भर है। इसलिए तो मैंने चेतन मन बोला है। वो अपनी इच्छा के निर्भर है। अगर उसका मन कर रहा है तो वो व्यवहार सीख सकता है, अगर चाहे तो व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। ये मतलब उसका पर्सनल इश्यू है। दूसरा क्या कि सामाजिक, मतलब समाज के अंदर जो भी अनुक्रिया करेगा, समाज के साथ रहकर जिस प्रकार की अनुक्रिया करेगा वैसा ही वो क्या है व्यवहार को धारण कर लेगा। अब कहने का मतलब कई बार क्या है, अच्छे समाज के अंदर रहता है तो बालक या बालिका जो है अच्छे व्यवहार को धारण करते हैं। और इसी प्रकार से बेटा वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है अधिगम के अंदर। वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहने का मतलब आसपास का वातावरण किस प्रकार का है वही क्या है अधिगम को प्रभावित करता है। अगर कोई बालक अच्छे वातावरण के अंदर रह रहा है तो वो अच्छा व्यवहार धारण करेगा। अगर वो आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है तो उसका व्यवहार भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, वहाँ से प्रभावित होगा। अब अगर बात करें, मैंने बताया कि ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जबकि अगर बात करें परिपक्वता की बात करें तो ये बेटा सहज जो है जातिगत प्रक्रिया है। सहज जातिगत प्रक्रिया है। सहज जातिगत प्रक्रिया है। जातिगत प्रक्रिया का मतलब है जैसे मनुष्य की जाति होगी, पशु है या पक्षी है। अब सहज जातिगत प्रक्रिया का मतलब है, जातिगत का मतलब, जाति का मतलब क्या? जातिगत प्रक्रिया या स्वाभाविक प्रक्रिया है।
मतलब ये एक जन्मजात प्रक्रिया है। और जाति का मतलब क्या होता है, जाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है एक ही वर्ग या क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की संख्या। अब जाति का मतलब जैसे गाय एक जाति है, मानव एक जाति है। कहने का मतलब जाति के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो एक ही प्रकार के गुण धर्मों को या एक ही प्रकार के व्यवहार को क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं, उनको जाति कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि परिपक्वता जो है बेटा, वो हर प्रकार के जाति के जो सदस्य हैं, चाहे मनुष्य की बात करें या पशु पक्षी की बात करें। कहने का मतलब जातिगत का मतलब है कि मानव के अंदर या समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग बाग हैं, उनके सभी के अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है। कहने का मतलब जो परिपक्वता जो है, कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर एक निश्चित आयु के बाद कुछ परिवर्तन है जो परिलक्षित होंगे। इसी प्रकार से पशु पक्षी है, पशु पक्षी है, उनके अंदर भी एक निश्चित आयु के बाद क्या होंगे, ये जो कुछ गुण हैं जो निश्चित आयु के बाद परिलक्षित होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक सहज जातिगत प्रक्रिया है। आशा करता हूं कि बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अधिगम तो क्या था बेटा, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब चाहे तो वो सीख सकता है, लेकिन ये क्या है कि कोई भी जाति है उसके अंदर निश्चित समयावधि के दौरान जो परिवर्तन होना है वो परिवर्तन होके ही रहेगा। अब दूसरी बात अगर बात करें अगर बात करें अपने इसकी अधिगम की, तो अधिगम जो है वो किस पे निर्भर करता है बेटा, अधिगम जो है बेटा वो अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जो अधिगम जो है बेटा, अभ्यास मतलब एक्सरसाइज, अनुभव का मतलब होता है बेटा एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग से बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है या किसी की अनुभव के द्वारा या किसी की सहायता से या किसी की देख रेख में या किसी के निर्देशन में अगर सीखता है तो मतलब अच्छा सीख सकता है। तो कहने का मतलब अधिगम के अंदर अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण का क्या करता है बेटा, प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर ये बात करें तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब ये होता है बेटा कि इनके ऊपर अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इनका मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है। परिपक्वता का अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं है कि ये जो क्रियाएं जो है ये ऐसे गुण हैं जो निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक ही परिलक्षित होंगे, ये होकर ही रहेंगे, ये तो ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि अगर जैसे किसी के, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया कि जैसे दांतों का उगना या दाढ़ी मूंछों का आना या निश्चित समयावधि के बाद व्यक्ति के जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसके ऑर्गन्स का विकसित होना, तो कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक ही व्यक्ति के अंदर गुण परिलक्षित होते हैं। तो यहाँ कोई अभ्यास या अनुभव या प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं है कि अगर कोई बार बार अभ्यास करेगा तो उसके दांत पहले आ जाएंगे या बाद में आ जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक बार फिर बता दो बेटा, अधिगम और परिपक्वता में अपने अंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले मैंने बताया बेटा अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। दूसरी बात मैंने बताई बेटा ये एक जन्मजात प्रक्रिया है। तीसरी बात सेकंड अपने अंतर बताया कि अधिगम किसके फलस्वरूप होता है, चेतन मन के फलस्वरूप, और परिपक्वता जो है वो अचेतन मन के फलस्वरूप होता है। उसके बाद अपने जानने का प्रयास किया कि ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि ये जो है बेटा सहज जातिगत प्रक्रिया है। कहने का मतलब समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं उन सभी के अंदर परिपक्वता होती है। निश्चित समयावधि के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हैं जो परिलक्षित होते हैं, वो परिलक्षित होंगे ही होंगे। परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देना, उजागर होना, अभिव्यक्त होना, प्रदर्शित होना या दिखाई देना। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं अधिगम के अंदर अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण का क्या है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण का कोई लेना देना नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब बात करें 5 नंबर पॉइंट की बात करें, अधिगम जो है अब अधिगम, अब इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अधिगम जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। अधिगम जो है बेटा किस पे निर्भर करता है,
अधिगम जो होता है, अधिगम जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। अधिगम जो है बेटा वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अधिगम जो है मतलब सीखना जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2-3 बार पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर कोई 2 वर्ष का बालक और एक 25 वर्ष का व्यक्ति है तो परिपक्वता जिसके अंदर ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा सीख सकता है। तो कहने का मतलब परिपक्वता सीखने में सहायता करती है, लेकिन ध्यान रखना कि जो परिपक्वता, अब इसमें ये बताया कि मैंने अधिगम जो है वो किस पे निर्भर करता है बेटा, मतलब कहने का मतलब अधिगम जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई परिपक्व व्यक्ति होगा तो वो सीखने में क्या रहेगी, सहायता रहेगी। लेकिन परिपक्वता जो है, परिपक्वता जो है सीखने पर निर्भर नहीं करती। परिपक्वता जो है वो सीखने पर निर्भर नहीं करती। ये बात आप समझने का प्रयास करें बेटा, दोबारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सीखने पर निर्भर नहीं करती, एक बार दोबारा देखिए बेटा। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न आ सकता है लेकिन कन्फ्यूज़न आना नहीं चाहिए। इसने बोला कि अधिगम जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि परिपक्वता, अगर कोई व्यक्ति परिपक्व होगा तो उसके अंदर अधिगम ज़्यादा होगा, प्रभावी होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर ये कह रहा है कि परिपक्वता के लिए अधिगम जरूरी नहीं है। अब ये नहीं है कि कोई अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अधिगम हो चुका है तो उसमें परिपक्वता पहले आ जाएगी या बाद में आ जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब अधिगम से कोई संबंधित नहीं है परिपक्वता का, क्योंकि परिपक्वता ऐसे गुणधर्म है जो निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक ही परिलक्षित होंगे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब उसका कोई अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि जिस बालक को ज़्यादा ज्ञान है या जिसने अधिगम कर रखा है तो उसमें परिपक्वता पहले आ जाएगी या बाद में आ जाएगी। जो गुण परिलक्षित होने हैं वो निश्चित समयावधि के बाद ऑटोमेटिक ही सबते ही अचेतन मन के दौरान ऑटोमेटिक ही परिलक्षित होंगे, तो होकर ही रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ देखो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना कि बेटा इसके अंदर कुछ जैसे अभिप्रेरणा शब्द आ जाए या प्रेरक आ जाए। जैसे अगर आपसे पूछे कि क्या अधिगम के ऊपर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है तो आप बिल्कुल कहेंगे अधिगम के ऊपर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुभव का प्रभाव पड़ता है तो अधिगम के ऊपर अनुभव का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है तो पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अभिप्रेरणा का अधिगम पे प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है। अगर कोई प्रेरक है, अगर वातावरण कैसा है, क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है क्या, तो आप कहेंगे कि अधिगम पर इन कारकों का बेटा प्रभाव पड़ता है। लेकिन परिपक्वता के ऊपर न तो अभ्यास का प्रभाव पड़ता है, न अनुभव का प्रभाव पड़ता है, न प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तो गुण ऐसे हैं जो निश्चित समयावधि के दौरान ऑटोमेटिक आएंगे तो आएंगे। मतलब उनका अभिप्रेरणा से, अब ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति को अपने मोटिवेट कर दिया तो जो निश्चित समयावधि के दौरान जो गुण प्रदर्शित होने हैं वो तो प्रदर्शित होकर ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि किसी से अभिप्रेरित होकर जो गुण 8 साल के बाद आने चाहिए थे वो 2 साल में आ जाएंगे। या किसी को मतलब ऐसे नहीं कि मोटिवेट अपने कोई भी वीडियो दिखा दिया कि जो मतलब गुण जो है वो निश्चित समयावधि के दौरान परिलक्षित होने तो वो निश्चित समयावधि के दौरान ही परिलक्षित होंगे। ऐसे नहीं कि उनको अपने आगे पीछे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अधिगम के ऊपर जो भी मैंने बातें बताई है, अधिगम के ऊपर अभ्यास है, चाहे अनुभव है, चाहे प्रशिक्षण है, चाहे अभिप्रेरणा है, चाहे प्रेरक है, इनका या वातावरण इनका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन परिपक्वता के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि अधिगम के अंदर पुनर्बलन के बारे में बताने वाला जो था वो था क्लार्क हल। देखो पुनर्बलन की अवधारणा जो दी थी वो दी थी बीएफ स्किनर ने। पुनर्बलन का जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, अवधारणा जो दी थी वो तो दी थी बीएफ स्किनर ने, लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन या सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था क्लार्क हल ने। अब पुनर्बलन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करने के बाद अपने क्या कह दिया उसको बहुत ही धन्यवाद के रूप में आपने अपने उसको बोलते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका,
या कुछ अपने उसके अच्छे के लिए अपने मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अच्छा कार्य करता है, मतलब उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो अपने बोल दिया कि बेटा गुड, उसके बाद अपने वेरी गुड दे दिया, उससे अच्छा कर रहा है तो एक्सीलेंट दे दिया, सुपीरियर दे दिया, ब्रिलियंट दे दिया। ये सारे क्या है, पुनर्बलन है, जो क्या कर रहे हैं उसकी अनुक्रिया को बढ़ाते हैं। अगर किसी को कहने का मतलब है कि कोई भी अच्छा व्यवहार करता है, व्यवहार करने के बाद उसके हित के अंदर दो शब्द कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश, तो कहने का मतलब ये क्या है, अपने किसी को पुरस्कार दे रहे हैं। आपने कोई भी व्यक्ति है, आपने प्रथम टेस्ट के अंदर उसने 10 अंक प्राप्त किए तो उसने आपने उसको 5 रुपये का पेन ला के दे दिया या उसको आपने शाबाश बोल दिया, तो वो उसके लिए क्या है बेटा, पुनर्बलन है। क्या है बेटा, पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन भी क्या है, महत्वपूर्ण आधार है। अधिगम के अंदर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिपक्वता के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव नहीं पड़ता। कि अगर आपने किसी बच्चे को कह दिया कि बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, जो क्रियाएं हैं वो निश्चित समयावधि के बाद होगी। अब गुड और वेरी गुड और सुपीरियर और ब्रिलियंट कहने के बाद ऐसे नहीं है कि जो क्रियाएं हैं वो 8 वर्ष के अंदर या 5 वर्ष के अंदर होने वाली है जो 3 वर्ष में हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आशा करता हूँ कि बेटा ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो कहने का मतलब कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, जैसे बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मैं शब्द एक साथ ही लिख देता हूँ बेटा, अभ्यास है या अनुभव है या प्रशिक्षण है या अभिप्रेरणा है या बेटा वातावरण है या बेटा पुनर्बलन है, इनका कहने का मतलब अभ्यास का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है बेटा, अनुभव का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि बार बार अनुभव के साथ तो अधिगम ज़्यादा होगा, प्रशिक्षण का भी प्रभाव पड़ता है अधिगम के ऊपर, अभिप्रेरणा, अगर किसी व्यक्ति को कहने का मतलब अधिगम है, अधिगम अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। अगर किसी व्यक्ति को अपने देखो अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो बेटा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, प्रेरित करने की प्रक्रिया, कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हो कि बेटा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आपने उसको कुछ शब्द ऐसे बोल दिए जिसको आपने उसको उत्तेजित कर दिया कि बेटा आप ऐसे करने से आप ऐसा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपने उसको कुछ बातें ऐसी बताई जो उसको पहले ज्ञात नहीं थी और उसके कारण वो आपसे प्रेरित हो गया। जैसे मान लीजिए अभिप्रेरित होते हैं, जैसे कई बार अपने किसी महान देशभक्त की कहानी या जीवनी पढ़ते हैं तो अपने उनके कार्य से प्रभावित होते हैं, तो वो भी अपने लिए अभिप्रेरणा है। या अपने कोई रामायण या महाभारत जैसे कोई वीडियो देखते हैं या उनके महान जो भी महान देशभक्त है या उनके कोई वीडियो देखते हैं तो उनके द्वारा जैसे भी अपने उनके व्यवहार को देखते हैं तो अपने अंदर ऑटोमेटिक उनके व्यवहार को देखकर अपने को भी लगता है कि अपने को भी इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो वो होती है बेटा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी बेटा 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब तो ये होता है बेटा, देखो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की बता रहा हूँ, एक तो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा और एक होता है बेटा आंतरिक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको किसी बाह्य कारक के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। कि कई क्या होते हैं कि कई व्यक्तियों के मन में ये दिमाग के अंदर दिनचर्या रहती है कि आज तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस या अवसाद है, तो क्या कि मेरे को तो आज मैं मतलब बिल्कुल निराशावादी हूँ, तो वो क्या करेंगे, कोई भी मोटिवेशन स्पीच सुनेंगे। क्या करते हैं, यूट्यूब के अंदर मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं। अब वो क्या है, अगर उन्होंने ऐसा सुना, मोटिवेशन स्पीच सुन के बाद कुछ समय के लिए विप्रेरित होते हैं, या किसी व्यक्ति ने कह दिया कि बेटा किसी व्यक्ति ने या उसके संगी साथी ने उसको बता दिया कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब उसने कहा तब आप प्रभावित हुए। अब जैसे ही उसने को 4 या 5 दिन हुए, उसके बाद वापिस आप क्या हो गए, नर्वस हो गए, निष्क्रिय हो गए। तो कहने का मतलब होता है बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है जिस मतलब आप अभिप्रेरित हुए हो लेकिन वो किसी बाह्य कारक के कारण आप अभिप्रेरित हुए हो। अगर आंतरिक अभिप्रेरित अगर कोई व्यक्ति हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है अपने माता पिता से, अपने वातावरण से, अपने परिवार से। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो गया कि मेरे घर की कंडीशन क्या है, मेरे माता पिता किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की गरीबी से झेल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देख के अगर कोई अभिप्रेरित होता है तो वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। कहने का मतलब होना चाहिए अभिप्रेरणा किस प्रकार की होनी चाहिए, व्यक्ति को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि बालक को बार बार किसी मोटिवेशन की या मोटिवेटर की बार बार आवश्यकता पड़े।
अब कई लोग बाग ऐसे होते हैं कि बार बार अवसाद में आ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद उनको मोटिवेशन स्पीच दिया जाता है, तभी वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित होगे तो बार बार आपको किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आप निरंतर अथक सतत लगातार आप प्रयास जारी रखेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। तो आशा करता हूं कि बेटा इनका देखो, अभ्यास का, अनुभव का, प्रशिक्षण का, अभिप्रेरणा का, वातावरण का और पुनर्बलन का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई। अब वातावरण मैंने बहुत बार बता दिया कि वातावरण किस प्रकार का है, आसपास के लोग बाग किस प्रकार से है, उनका भी अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। पुनर्बलन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी बालक या बालिका अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसने उसके अच्छा व्यवहार करने के बाद आपने उसको गुड या वेरी गुड बोल दिया कार्य के आधार पे, तो कहने का मतलब वो उसके लिए पुनर्बलन है, तो पुनर्बलन का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बालक ने अच्छा व्यवहार किया और आपने उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे दिया, अच्छा बोल दिया, तो उसका व्यवहार और अच्छा होगा। अगर किसी बालक ने अच्छा व्यवहार किया और फिर भी आपने उसको गलती से डांट दिया, कैसा ये क्या कर दिया आपने, तो कहने का मतलब जैसे कोई छोटा बालक है, अब छोटा बालक है, कई बार कि चलती हुई क्लास के अंदर जहाज बना के लेके आ गया, अब जहाज बना के लेके आ गया तो कहने का मतलब उसने बहुत अच्छा कार्य किए। और कई टीचर क्या होते हैं कि पुनर्बलन मिलना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, आपको वहां बुला के उसको सम्मानित करना चाहिए, कहने का मतलब उसको प्रभावित करा कि बेटा आपने बहुत अच्छा, आप हो सकता है कि आप उस टाइम के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, आप बिल्कुल उस टॉपिक के अंदर गहन थे, लेकिन आप देखो कि बालक कितना सृजनात्मक है कि बालक ने चलती हुई क्लास के अंदर अगर जहाज बना के लेके आ गया, तो आप क्या करेंगे, उस बालक को कहेंगे, आप उनको पुनर्बलन देंगे कि बेटा कि आपके द्वारा जो प्रयास किया गया बहुत अच्छा है, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि बेटा क्लास के अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। पुनर्बलन का क्या है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन पुनर्बलन आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है कि आप किस प्रकार का पुनर्बलन देते हो। अगर कोई भी क्रिया अच्छी क्रिया कर रही है तो अच्छा पुनर्बलन दे, अगर नकारात्मक कोई भी बालक या बालिका आपके सामने कोई नकारात्मक व्यवहार कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत उसको डांटें ताकि वो इस प्रकार की अनुक्रिया दोबारा न करे। तो वो होता है बेटा पुनर्बलन। पुनर्बलन भी जरूरी होता है। ये पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इनका प्रभाव अधिगम पे पड़ता है। तो एक बार फिर बता दूं बेटा, अभ्यास का, अनुभव का, प्रशिक्षण का, अभिप्रेरणा का, वातावरण का और पुनर्बलन का अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। बाकी अगर बात करें क्या परिपक्वता का अभ्यास पर प्रभाव पड़ता है क्या, ऐसे नहीं कि कोई बार बार अभ्यास करेगा तो जो भी प्रक्रियाएं, जो गुण है वो निश्चित समय अवधि के बाद आने हैं तो आकर रहेंगे। अभ्यास का कोई प्रभाव परिपक्वता में नहीं पड़ेगा, अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभिप्रेरणा, ऐसे नहीं किसी को अभिप्रेरित कर दिया, जो गुण है वो निश्चित समयावधि के बाद आने हैं तो वो निश्चित समयावधि के बाद ही आएंगे, अभिप्रेरणा से उसका कोई लेना देना नहीं है। वातावरण का परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि आप अच्छे वातावरण में पढ़ेंगे या अच्छे वातावरण के अंदर होगे तो परिपक्वता जल्दी आ जाएगी या बाद में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुनर्बलन का भी परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि बेटा अधिगम और परिपक्वता के अंदर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया कि अधिगम और परिपक्वता के अंदर क्या कुछ अंतर है। तो इसी प्रकार अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो आशा करता हूं कि पहले अपने अधिगम को जानने का प्रयास कर रहे थे और मैंने अभी आपको बताया कि अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है। अब अपने चलते हैं बेटा अधिगम की विशेषताएं, कुछ पढ़ लेते हैं अपने, कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे अधिगम की विशेषताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है बेटा अधिगम की विशेषताएं। सॉरी, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो अधिगम की विशेषताएं मतलब कौन कौन से गुणधर्म हैं जो अधिगम के दौरान होते हैं। तो कहने का मतलब पहली बात बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, अधिगम के अंदर कौन सी विशेषता है कि अधिगम जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है बेटा। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक
सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है बेटा यूनिवर्सल प्रोसेस है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्रोसेस है। अब कैसे है तो अपने समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम क्या है बेटा, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब है ऐसी प्रक्रियाएं जो हर जगह संभव हो, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो हर जगह संभव हो, किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है जो अधिगम जो होता है बेटा वो कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर संपन्न हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अधिगम के लिए कोई विशेष स्थान हो। अब ऐसे नहीं है कि रावड़ा या अपने अनूपगढ़ की बात करें कि अनूपगढ़ के अंदर ही अधिगम हो सकता है, कहीं भी कहीं भी इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी कोई भी स्थान है वहाँ अधिगम बालक अपना क्या है अधिगम कर सकता है। तो कहने का मतलब अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है ये हर जगह संपन्न हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी नया व्यवहार सीखा जा सकता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर जगह संपन्न होने वाली प्रक्रिया। कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि मैं ही केवल अधिगम कर सकता हूँ या केवल आप ही कर सकते हो। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी बालक बालिकाएं हैं, जितने भी इसके अंदर सदस्य हैं, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, सारे क्या कर सकते हैं बेटा, अधिगम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने थोड़ा आगे की तरफ। तो पहले अपने बात की कि अधिगम क्या है बेटा, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरी बात अपने बात करें अधिगम क्या है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम से तात्पर्य होता है बेटा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है बेटा, व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है बेटा, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से तात्पर्य क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब है अधिगम के दौरान व्यक्ति जो है, जो पहले के अंदर जो व्यवहार था उससे क्या है कुछ नया व्यवहार क्या करता है, वो इंक्लूड करता है, शामिल करता है। तो अधिगम से तात्पर्य क्या होता है बेटा, व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर बात करें अपने 3 नंबर विशेषता की तो अधिगम क्या है बेटा, अधिगम क्या है, अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम, प्रोसेस एंड रिजल्ट। प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं, प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं। अब कहने का मतलब ये बात समझने वाली है कि अधिगम एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया का मतलब है कि कोई भी नया व्यवहार सीखने के लिए अपने को एक निश्चित चरण के द्वारा, एक निश्चित चरण के द्वारा अपने को गुजरना पड़ेगा। उसी चरणों के दौरान अपने क्या कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। ध्यान रखें बेटा, अधिगम की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है एक निश्चित प्रोसेस होगी, एक निश्चित क्रम होगा जिसके द्वारा कोई भी नए व्यवहार सीखते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस के माध्यम से अपने क्या है नया व्यवहार सीखते हैं। और परिणाम का मतलब होता है कि जो भी व्यवहार अपने सीखा है उसका अपने जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सदुपयोग मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिणाम की भी चिंता होती है कि जैसे मान लीजिए किसी बालक या बालिका को आपके द्वारा पढ़ाया गया, अब पढ़ा तो दिया, पढ़ा दिया, पढ़ाना एक आपकी प्रक्रिया थी। पढ़ाने के बाद बालक ने अध्ययन किया, कितना उसको समझ में आया है, क्योंकि उसको परिणाम की भी चिंता होगी, समझ में आया है या नहीं आया, तो उसमें परिणाम मतलब अधिगम क्या है बेटा, प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। परिणाम का मतलब उसको भय भी बना रहेगा कि आपके द्वारा जो भी सीखा गया है या सिखाया गया है क्या उसको पूर्णतः समझ में आया है या नहीं आया। तो कहने का मतलब 3 विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास किया। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब हर जगह संपन्न हो सकती है। दूसरी बात, अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। और तीसरी बात, अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। और चौथी बात क्या है बेटा, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है अनादिगम। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनादिगम भी एक प्रकार का बेटा अधिगम है। इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनादिगम का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता, उसको पता होता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी क्या करता है कि वो उन व्यवहार को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं
जो व्यक्ति के दिमाग में ही होता है, चेतन मन में होता है, मन और मस्तिष्क में होता है कि ये मेरे को नहीं करना, लेकिन न चाहते हुए भी वो व्यवहार क्या है व्यक्ति सीख लेता है। जैसे सभी को पता है धूम्रपान करना, जर्दा लगाना, सिगरेट पीना, ये क्या है, अच्छी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन व्यक्ति क्या है न चाहते हुए भी इन क्रियाओं को करने लग जाता है। तो अनादिगम का मतलब है कि कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनको व्यक्ति करना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, लेकिन वो न चाहते हुए इन क्रियाओं को क्या है सीख लेता है। अनादिगम का मतलब यही होता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको वो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या है धारण कर लेता है। जैसे धूम्रपान हो गया, है ना, मादक पदार्थ हो गया, जिनको सबको पता है कि मादक पदार्थ करने से शरीर का क्या है नुकसान होता है, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी वह क्या करता है इन क्रियाओं को करने लग जाता है। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अपने बाकी जो अधिगम की विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट पीरियड में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसे आपको बता दिया कि मैंने रेगुलर अपने मतलब मनोविज्ञान की रेगुलर अपने क्लासेज अपने स्टार्ट कर रखी है कि पहले 2 वीडियोज़ के अंदर आपको मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाया गया, फिर अपने बहुत ही हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेटा मनोविज्ञान का जो आधारभूत जो टॉपिक है अधिगम अपने स्टार्ट कर रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आप क्या करें बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आप भी हमारे लिए अच्छा प्रयास करें। हम भी बार बार आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा सहयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।